आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा नियम को एक रोल मॉडल के रूप में अपनाया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, जिन्होंने घोषणा की थी कि उनके खून की हर बूंद देश को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रति की गई उत्कृष्ट सेवाओं को याद किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इंदिरा गांधी ने अखंडता, एकता के लिए कड़े फैसले लिए और ये जानते हुए भी कि उनकी जान खतरे में है, देश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ी। पूर्व प्रधानमंत्री ने रियासतों के उन्मूलन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रांतिकारी फैसले लेकर देश के विकास के साथ साथ गरीबों के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में लोगों की सरकार ने इंदिरा शासन को एक रोल मॉडल के रूप में अपनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्तिशाली नेता की प्रेरणा से सरकार ने गरीबों के उत्थान के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना शुरू की। मुस्लिम वोटों के सहारे असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी MIM को हैदराबाद से चार मीनार के दायरे से निकालकर राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस मिशन के तहत ओवैसी ने हैदराबाद से बाहर पहली बार महाराष्ट्र में किस्मत आजमाई। ओवैसी अपने पहले प्रयास में ही महाराष्ट्र की 2 सीटें जीतने में कामयाब रहे और एक लोकसभा सीट भी अपने नाम कर ली। इस तरह महाराष्ट्र को अपनी सियासत की नई प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित कर रहे थे, लेकिन इस बार ओवैसी ने अपना दामन जरा समेट दिया है और पिछली बार से कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से ओवैसी ने 14 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2019 के चुनाव में ओवैसी ने 44 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो 2014 चुनाव में MIM ने 24 सीट पर चुनाव लड़ा था। इस तरह पिछले 2 चुनाव की तुलना में MIM सिर्फ 14 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ओवैसी इस बार इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंचिरियल जिले के कासिमपेट मंडल में उपपंजीय की कार्रवाइयों की जांच करने के लिए मंचिरियल जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है, जिन्होंने राजस्व रिकॉर्ड और धरनी पोर्टल दोनों में इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कथित तौर पर निषिद्ध संपत्ति को तीसरे पक्ष को पंजीकृत किया। न्यायमूर्ति CV भास्कर रेड्डी ने श्रीवेणी पद्मा द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है, जिन्होंने पेदानपल्ली गाँव में अनधिकृत व्यक्तियों को अपनी 8 एकड़ आवंटित भूमि के पंजीकरण को चुनौती दी थी। अपनी याचिका में पद्मा ने कहा कि ये भूमि मूल रूप से उनके दादा थल्ला मृत्यालु को आवंटित की गई थी। 2013 में अदालत के निर्देश के बाद तहसीलदार ने आदेश दिया कि राजस्व दस्तावेजों में उनका नाम कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व अधिकारियों को AP आवंटित भूमि अधिनियम 1977 के तहत जाँच करने और उसके अनुसार रिकॉर्ड को अपडेट करने का अधिकार है। पद्मा ने तर्क दिया कि राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट भूमि के किसी भी हस्तांतरण पर रोक है, फिर भी उपपंजीयक ने इस कानून का उल्लंघन करते हुए पंजीकरण जारी रखा। उन्होंने बताया कि धनी पोर्टल पर उनकी संपत्ति को प्रतिबंधित के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के बाद भी पंजीकरण की प्रक्रिया जारी थी, जिसमें इसमें शामिल लोगों पर अधिनियम की धारा 72A के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। हाल के दिनों में हैदराबाद की AQI में गिरावट देखी गई है, जो मध्यम और खराब श्रेणियों के बीच उतार चढ़ाव करती रही है। पिछले सप्ताह ये गिरावट विशेष रूप से स्पष्ट हुई जब 28 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। हैदराबाद की AQI में गिरावट में योगदान देने वाले कारकों में वाहनों की आवाजाही में वृद्धि और व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि शामिल है। इन तत्वों के संयोजन ने पूरे शहर में प्रदूषण के स्तर को काफी बढ़ा दिया है। पिछले महीने में AQI में काफी उतार चढ़ाव आया, जिसमें सबसे अच्छा वायु गुणवत्ता सूचकांक 17 अक्टूबर को 30 दर्ज किया गया था, जबकि सबसे खराब 28 अक्टूबर को 104 दर्ज किया गया। वर्तमान में AQI का स्तर 83 है, जिसे मध्यम श्रेणी में रखा गया है। पिछले महीने में वायु गुणवत्ता में काफी उतार चढ़ाव आया है, जिसमें सबसे अच्छा AQI 17 अक्टूबर को दर्ज किया गया था। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने दिवाली के अवसर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को शुभकामनाएं दी हैं। अभिनेता से नेता बने कल्याण ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पवन कल्याण ने खास तौर पर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को इस त्यौहार की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भगवान श्री राम आपको इस स्थिति में शक्ति और साहस दें।
हम सभी भारत में आपकी सुरक्षा और स्थिरता की कामना करते हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं में शामिल हैं। जनसेना नेता ने ये उम्मीद जताई है कि विश्व समुदाय और वैश्विक नेता पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के लिए उनसे संपर्क करेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने नए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की घोषणा की है। बीआर नायडू को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार में बुधवार को आदेश जारी कर नए बोर्ड की संरचना का ब्यौरा दिया गया है। बोर्ड में अन्य राज्यों के सदस्य शामिल होंगे। नए बोर्ड में कर्नाटका से 3, तेलंगाना से 5, तमिलनाडु से 2, तो वहीं गुजरात और महाराष्ट्र से एक सदस्य शामिल होगा। अनुभवी मीडिया उद्यमी राजगोपाल नायडू की बात करें तो वो हिंदू संस्कृति, मीडिया की स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। इस अध्यक्ष पद के लिए वो बहुत सारा अनुभव लेकर आए हैं। चित्तूर के साधारण किसान परिवार में जन्मे बीआर नायडू का ग्रामीण परिवेश से लेकर सफल व्यवसायी बनने तक का सफर उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। बीएचईएल में करियर के बाद उन्होंने बिजनेस में कदम रखा और ट्रैवल, मीडिया और एफएमसीजी के कामों में सफल बिजनेस स्थापित किए। बीएचईएल में जनरल सेक्रेटरी के रूप में 12,000 कर्मचारी को संभालते हुए नायडू ने हमेशा उनकी सफलता के लिए प्रयास किया। बीआर नायडू की पत्नी विजय लक्ष्मी ने लंबे समय तक पीएसयू में काम किया। आंध्र प्रदेश में नायडू का टीवी 5 चैनल निष्पक्ष पत्रकारिता में सबसे आगे रहा और लोगों के हितों की वकालत करता है। चेन्नई में शहर और उसके उपनगरों में भारी बारिश हुई, जिससे गंभीर जलभराव हो गया और निवासियों का दैनिक जीवन ठप हो गया। अन्ना नगर, तावरम, पलवरम, गिंडी, अशोकनगर, वडापलानी, कोयम्बटूर, टी नगर और पेरिस सहित कई इलाके भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गए। अकेले अन्ना नगर में 1 घंटे के भीतर 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर ऊपरी हवा की चक्रवाती परिसंचरण से शुरू हुई बारिश ने शहर भर को बादलों से ढक दिया, जिससे रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। मौसम पूर्वानुमान ने अगले कुछ दिनों में अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है। निवासियों को खराब मौसम की लंबी अवधि के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। चेन्नई भर में महत्वपूर्ण हिस्से जाम हो गए। बाढ़ की स्थिति के बीच वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल से लौट रहे कई छात्र फंस गए या उन्हें घर पहुंचने के लिए सड़कों पर जलभराव का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं और इसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। इसी बीच सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 51% लोगों ने ऐसी बात कही जो महायुति सरकार की धड़कनें बढ़ा सकती है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में किसका माहौल बन रहा है और किस गठबंधन का पलड़ा भारी है, इन आंकड़ों में सामने आया है। सी वोटर के सर्वे में जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें मौजूदा भाजपा शिंदे सरकार से नाराजगी है और क्या वे इसे बदलना चाहते हैं, तो 51.3% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया। उन्होंने कहा कि हमें गुस्सा है और हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। वहीं 3.7% लोगों का कहना है कि हम गुस्सा हैं लेकिन इस सरकार को बदलना नहीं चाहते। 41% लोगों ने कहा कि गुस्सा नहीं है लेकिन नहीं बदलना चाहते, यानी कि 41% लोग फिर से भाजपा शिंदे की सरकार चाहते हैं। 4% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। इससे बड़ी ये बात सामने आई है कि 51% से ज़्यादा लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर गुस्सा है और वो इसे बदलना चाहते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।